स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा रशिया का रेवेन्यू कम हो ऑयल बेचकर, इसके लिए यूएस और उनके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर प्राइस कैप लेकर आए थे और इसमें कहा था कि कोई भी देश अगर रशिया से ऑयल खरीदता है तो उसको $60 से ज्यादा पर बैरल पेमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन सोचिए, अमेरिका का वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाई जापान ने उस चीज को ब्रेक कर दिया और मैं आपको बता दूं लगभग $70 पर बैरल में यहां पर जो ऑयल है वो जापान ने रशिया से खरीदा है। ये आप देख सकते हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कल आर्टिकल आया था, जापान ब्रेक्स विथ यूएस अलाइज बाइज रशियन ऑयल एट प्राइसेस अबव कैप। तो इसको हम डिटेल से सारी जानकारी लेंगे, जापान की रिक्वायरमेंट क्या है और आखिरकार क्यों जापान ऐसा कर रहा है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है कि यहां पर अगर आप ये बैच लेते हो जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा। कहने का मतलब फ्री में आपको यहां पर गुड़गांव हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। या फिर इसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, 2025 का बैच ज्वाइन करना है, जो भी आपको कोर्सेज लेना है, EPFO का बैच हो गया, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूएस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई जापान, उसने यहां पर रशिया से जो प्राइस कैप यूएस और बाकी के देशों ने लाया था रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको ब्रेक करते हुए जापान ने रशिया का ऑयल खरीद लिया है। देखो, जापान जो है वो रशिया से ऑयल पहले भी खरीद रहा था, लेकिन खास बात इसमें यही है कि जो $60 का प्राइस कैप लगाया गया था रशियन ऑयल के ऊपर, उससे ज्यादा में यहां पर खरीदा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएस ने भी इसको अलाउ कर दिया, मतलब कि जापान ने एक प्रकार से पूछा होगा अमेरिका से कि क्या हम ये $60 से ऊपर में खरीद लें क्योंकि हमें जरूरत है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यूएस ने भी इसको अलाउ कर दिया है। तो ये जो कंसेशन दिया गया है जापान को यूएस के द्वारा, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जापान को रशिया के ऑयल और गैस की आवश्यकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जितने भी G7 कंट्रीज हैं, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो कंट्रीज हैं G7, आपको पता है ग्रुप ऑफ 7 का, उसमें अकेला जापान ऐसा है जिसने पूरी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में जो रशिया को कंडेम करना था वो जापान ने नहीं किया है। जिस तरह से बाकी के G7 कंट्रीज यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, वैसा जापान नहीं कर पाया है। इसका एक साफ कारण आप देख सकते हो, क्योंकि जापान को इस समय रशिया के ऑयल एंड गैस की आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जापान इकलौता देश है जिसने यहां पर जो आर्म्स होता है, आर्म्स एंड एमुनिशंस, जो बाकी देश सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, वो जापान अभी तक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे ना तो यूक्रेन के अंदर आपको पता है बाइडेन से लेकर सभी जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो यहां पर गए हुए हैं यूक्रेन को एक प्रकार से सपोर्ट करने। लेकिन G7 देश में जापान इकलौता देश था जो सबसे आखिरी में गया था यूक्रेन में जेलेंस्की से मिलने। ये आप देख सकते हो, इस तरह से सबमिट हुई थी और सबसे आखिरी देश था G7 के अंदर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस यही है कि यहां पर जो यूएस के द्वारा इंपोज किया गया था ये जो प्राइस कैप है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। कहीं ना कहीं यहां पर ये जो रूल ब्रेक हुआ है जापान ने वो भी किया है, जो कि यूएस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाई है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि क्या ये जो प्राइस कैप है वो सक्सेसफुल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्राइस पर जापान ने रशिया से ऑयल खरीदा है। ये मैं आपको बता रहा हूं आंकड़ा, जो इस साल का जनवरी और फरवरी, जो पहला 2 महीना था इस साल का, इसका आंकड़ा आप देखोगे तो जापान ने लगभग 7,48,000 बैरल्स रशियन ऑयल खरीदा था और इसकी वैल्यू थी 6.9 बिलियन येन। अब ये येन तो आपका जापान की करेंसी, अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे डॉलर में तो ये $52 मिलियन आएगा। मतलब कि
एक बैरल का कॉस्ट $70 देखने को मिलता है जो जापान ने रशिया से खरीदा है। ऑल्दो अगर हम इसका आंकड़ा देखें तो वैसे तो रशिया मिलियंस ऑफ बैरल्स डेली यहां पर एक्सपोर्ट करता है। आपको पता ही है जो भारत है वो भी बड़ी मात्रा में आजकल रशिया से मंगाने लग गया है ऑयल। तो यहां पर ये अगर क्वांटिटी देखो तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर ये भी आपके मन में आ सकता है कि जापान को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वो रशिया से ऑयल खरीदे, क्योंकि जापान इस समय यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहता है। जापान कहता भी है कि हम यूक्रेन को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जापान को अगर थोड़े बहुत ऑयल की आवश्यकता बची भी है तो वो आपका बाकी देश से ले सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर एक ट्रिक है। बेसिकली क्या हुआ है ना कि यहां पर मैं आपको मैप दिखाता हूं। पहले जापान का आप ये मैप देख सकते हो। यहां पर जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है होकाइडो, आपको पता है ना 4 मेन आइलैंड है जापान के, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। तो इसका जो नदर्न आइलैंड है उसके और ऊपर साइड में अगर आप देखोगे, ये राइट साइड मैप में आप देख सकते हो, ये होकाइडो है और उसके ऊपर आप देख रहे हो ये बेसिकली है साकुलिन आइलैंड। साकुलिन आइलैंड ये बेसिकली जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि साकुलिन 1, साकुलिन 2। तो यहां पर क्या है कि जापान को आवश्यकता है गैस की। क्या होता है ना, ये जो साखलिन 2 प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, यहां से नेचुरल गैस निकलता है बड़ी मात्रा में और उस नेचुरल गैस को बाई करता है जापान। अब क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि नेचुरल गैस के साथ साथ इसके अंदर थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऑयल की भी निकलती है, क्रूड ऑयल की भी निकलती है। तो अगर जापान को ये नेचुरल गैस चाहिए तो उसको ये जो थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है वो भी खरीदना पड़ता है। और इसी की वजह से यहां पर जापान का कहना है कि हमें क्योंकि नेचुरल गैस की आवश्यकता है, उसी की वजह से हम यहां पर जो थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है वो हम परचेस करते हैं रशिया से। क्योंकि अगर यहां पर वो ऑयल नहीं खरीदेगा तो वो जो नेचुरल गैस निकाला जाता है, या तो वो नेचुरल गैस को का जो प्रोजेक्ट है वो बंद करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है रशिया वो किसी और को बेच दे, ठीक है। तो यहां पर जापान का बेसिकली मानना है कि क्योंकि हमें नेचुरल गैस की मेन आवश्यकता है तो हमें ऑयल खरीदना पड़ता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आ सकता है कि आखिरकार जापान को कितना गैस रशिया से मंगाता है। तो मैं आपको बता दूं, जापान को जितना भी नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ती है उसमें से 10% वो जापान से मंगाता, सॉरी रशिया से मंगाता है। तो रशिया से ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया साखुलिन 2, वहां से मंगाता है। और मैं आपको बता दूं पिछला साल अगर आप देखोगे ना 2022 में, उसमें इनफैक्ट वृद्धि हुई थी। मैं आपको मैप भी दिखाता हूं, ये आप चार्ट देख सकते हो अच्छे से, यहां पर कितना ऑयल खरीदा गया था। तो वॉर के बाद से ऐसा नहीं है कि जापान ने गैस खरीदना कम किया है, वॉर के बाद से इनफैक्ट ये गैस खरीदना रशिया से ज्यादा कर दिया है जापान ने, क्योंकि जापान को इसकी आवश्यकता है। ऑल्दो अगर आप इसको जस्ट कंपेयर करो जर्मनी के साथ, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जापान जो है वो रशिया के ऊपर कितना परसेंट ऑयल गैस मंगाता है, तो 10% निर्भर करता है बेसिकली रशिया का गैस। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करोगे जर्मनी के साथ, तो जर्मनी तो लगभग 55% अपना जो गैस है नेचुरल गैस वो रशिया से मंगाता था। लेकिन आपने देखा होगा जर्मनी ने पूरा ये कट ऑफ कर दिया, जर्मनी अब कोई गैस रशिया से नहीं मंगाता है। और उसके बावजूद भी जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो जापान से काफी तेजी से ग्रो की है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स यहां पर विवाद कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पर ये गैस लेना चाहिए जापान को, कुछ का मानना है कि नहीं, ये पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो साकुलिन 2 प्रोजेक्ट है इसमें जापान की 2 कंपनीज का भी स्टेक है, मित्सुई और मित्सुबिशी। यहां पर 22.5% स्टेक जापान की कंपनीज का भी है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जापान जो है वहां से गैस ले रहा है। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, देखो यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जापान के पास कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं है खुद का, और इसी की वजह से वो नेचुरल गैस, कोयला, जितनी भी चीजें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो इंपोर्ट कराता है। अगर मान लो कल के डेट में जापान नहीं भी खरीदता है ये नेचुरल गैस, तो रशिया क्या करेगा कि वो इजिली जो है वो भेज देगा चाइना में, और चाइना उसको आसानी से खरीद लेगा। तो जापान नहीं चाहता कि ये अपॉर्चुनिटी मिस की जाए। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि प्रोफेसर जेम्स ब्राउन, जो कि स्टडी करते हैं रशिया जापान रिलेशंस के बारे में, उनका मानना है कि जापान इसको इजीली मैनेज कर सकता है। अगर जापान चाहे तो ये 10% कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। जब जर्मनी 55% डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर, उसके बावजूद भी वो अपना काम चला लिया, तो जापान तो सिर्फ 10% डिपेंडेंट है, तो वो भी अपना काम चला सकता है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर जापान एक्चुअल में सीरियस है यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको जितना भी इंपोर्ट वो करता है उसको तुरंत बंद कर देना। तो फाइनली अब कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन यह है कि यहां पर बेसिकली मूल आधार क्या है ये प्राइस कैप लगाने का, कि रशिया को चोट पहुंचाई जाए। तो एक्चुअल में कुछ हद तक ये प्रॉब्लम हुआ भी है।
एक्चुअल में अगर आप देखोगे जो प्राइस कैप लगाया गया यूएस और बाकी के जो कंट्रीज हैं जिन्होंने बंद कर दिया रशिया से ऑयल खरीदना, तो इसकी वजह से, और साथ ही साथ ऑयल का प्राइस भी नीचे हो गया था रिसेंटली, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि रशिया के बजट पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन अब ये जो परसेप्शन आया है कि जापान प्राइस कैप से भी ज्यादा खरीद रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें चेंज कर देगा। ऑल्दो जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा, उनका कहना है कि देखिए इस बार की जो G7 समिट है, मैं आपको बता दूं मई में होगा और ये होगा जापान के अंदर। उसमें जापान जो है वो पूरी तरह से सॉलिडारिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा यूक्रेन के लिए। और साथ ही साथ यहां पर जापान का एक और भी कहना है कि देखिए हम वेपन्स वगैरह इसलिए यूक्रेन को नहीं भेज पाते हैं क्योंकि जापान ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, हम कोई भी वेपन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसी की वजह से हम वेपन नहीं भेज पाते यूक्रेन को, अदरवाइज वो भी हम भेज देते। खैर जो भी है, आपका क्या मानना है इसको लेकर? यहां पर जिस तरह का चाल चला है जापान ने, क्या ये सही है, गलत है? आप अपनी राय रख सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, कुरिल आइलैंड अक्सर न्यूज में रहता है, ये कौन से दो देशों के बीच का विवाद है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, जो भी आप बैच लेना चाहते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।